यहाँ हम स्टेनो फॉर ऑल यूट्यूब चैनल के माध्यम से बेसिक से लेकर एक्सपर्ट लेवल की आपको क्लास उपलब्ध करा रहे हैं। सभी जानते हैं ये हमारी लाइव क्लास है। जो राजस्थान हाई कोर्ट की तैयारी वाले छात्र हैं उनके लिए हमने स्पेशली इसको तैयार कराया है। साथ ही हम आपको बता देना चाहते हैं, सभी जानते हैं जितने भी अभी छात्र लाइव में बैठे हुए हैं, पहले हमारे 80 शब्द के प्रति मिनट की गति पर एक डिक्टेशन होगी जो कि 5 मिनट से ऊपर होगी। उसके पश्चात में हमारी दूसरी 90 शब्द प्रति मिनट की गति पर डिक्टेशन होगी। तो कंटिन्यू लिखने का प्रयास करें। ये ना सोचें कि डिक्टेशन बड़ी है और जो सामने गाइड कर रहा है आपको उसको पता नहीं है सिलेबस में क्या है क्या नहीं है। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जितना अधिक आप लिखने का प्रयास करेंगे उतना ही अधिक आपका रिजल्ट अच्छा रहेगा। सभी 80 शब्द प्रति मिनट की गति के लिए लिखने के लिए तैयार रहें। रेडी। कांच आजकल हम लोगों के लिए इतनी सामान्य चीज हो गई है कि वास्तव में उसके मूल्य को समझना मुश्किल हो गया है। विद्युत प्रकाश के सार्वजनिक प्रचार व प्रसार का श्रेय कांच को ही जाता है। विद्युत ताप से रात्रि में बड़े बड़े शहरों की शोभा कई गुना बढ़ जाती है। वास्तव में हम आज ऐसे किसी घर के बारे में सोच ही नहीं सकते जिसमें कांच की बनी हुई कोई वस्तु ना हो। शीशे का गिलास हो या मुंह देखने का शीशा, दवाई की शीशी हो अथवा आँख का चश्मा, ये वस्तुएं गरीब के घर में भी मिलती हैं। यूरोप में इटली वालों ने सबसे पहले कांच का आविष्कार किया था और संसार में शीघ्र ही कांच की वस्तुओं के लिए प्रसिद्धि प्राप्त कर ली थी। आज भी इटली वाले इस प्रसिद्धि को बनाए रखने के लिए उत्सुक हैं। कांच बालू और सोडे के योग से बनाया जाता है। बालू जैसी सस्ती वस्तु से कांच की निर्मिति वैसी ही पहेली है जैसे कोयले से हीरे की निर्मिति। हालांकि यह सत्य मालूम नहीं होता है, पर वैज्ञानिकों की सहायता के बिना सत्य होते हुए भी इसकी सत्यता समझने में संकोच होता है। आज तो लोग कांच की दीवारें आदि भी बनाने लग गए हैं। कहते हैं कि सांच को आँच नहीं। यह युक्ति कांच पर सही ढंग से खरी उतरती है। कांच के अंदर किसी तरह की बुराई छिप नहीं सकती, वह दृष्टिगोचर हो जाती है। आरंभ से ही राजा भोज की बुद्धि बड़ी प्रखर थी। वे गंभीर स्वभाव के थे। उनकी बुद्धि की धाक जम गई थी। एक बार उनके पिता विक्रम के दरबार में उनसे उनके पड़ोसी राजा ने 3 मूर्तियां भिजवाईं और उनसे निवेदन किया कि वे एक मूर्ति अपने पास रख लें और बाकी दोनों मूर्तियां वापस कर दें। विक्रम को जब उन तीनों मूर्तियों का फर्क समझ नहीं आया तो उन्होंने राजा भोज से उनका राज जानना चाहा। राजकुमार भोज ने उसी रात्रि में ही उनका राज मालूम कर लिया। उन्होंने बाकी दोनों मूर्तियां लौटा दीं और एक मूर्ति अपने पास रख ली। उन्होंने
अपना दृष्टिकोण एक सम्मेलन में रखने का आश्वासन दिया। दूसरे दिन जब सम्मेलन आरंभ हुआ तो उन्होंने अपना दृष्टिकोण सभासदों के सामने रखा। सभासदों को उनके बयान पर पूर्ण भरोसा नहीं हुआ, अतः उन्होंने अपना पक्ष सिद्ध करने के लिए उस मूर्ति के कान में एक लकड़ी डाली तो वह बाहर निकल गई। उन्होंने अपना तर्क देते हुए कहा कि हमें ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए जो किसी चीज़ को अपने अंदर नहीं रख सकते और बाहर निकाल देते हैं। ऐसे लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। जो लोग किसी चीज़ को जानने पर भी अपने मन में रख लेते हैं, दूसरों को नहीं बताते हैं, ऐसे लोगों को अपनाना चाहिए। उनके तर्क ने लोगों को आश्चर्य में डाल दिया और सभी लोग स्तब्ध रह गए। यह हमारा 5 मिनट का डिक्टेशन लगभग समाप्त हुआ, जिसमें 80 शब्द प्रति मिनट की गति रही है। अगला हमारा पोर्शन रहेगा, आप सभी को पता है, 90 शब्द प्रति मिनट की गति पर। चलिए तैयार रहिए। रेडी। यह वास्तव में एक अद्वितीय अवसर है और स्मरणीय दिन है। निश्चित रूप से इस बात में स्मरणीय कि भारत और पाकिस्तान को जो एक कठिन और जटिल समस्या कई वर्षों से परेशान कर रही थी, संतोषजनक ढंग से हल हो गई है। यह इसलिए भी स्मरणीय है क्योंकि यह हमारे दोनों देशों के और दूसरे देशों तथा अंतर्राष्ट्रीय बैंक के सहकारी प्रयास का असाधारण उदाहरण है। राष्ट्रपति महोदय और अंतर्राष्ट्रीय बैंक के प्रतिनिधि, मैं भारत की ओर से आपको बधाई देना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि आपने पिछले वर्षों में कितना परिश्रम किया है। हर प्रकार की कठिनाइयों के अतिरिक्त आपके धैर्य और दृढ़ता पर मुझे आश्चर्य हुआ है। यह समझौता स्मरणीय है क्योंकि इससे पाकिस्तान और भारत में बहुत बड़ी संख्या में लोगों को, किसानों और दूसरे लोगों को राहत मिलेगी। अनेक वैज्ञानिक सुधारों के बाद भी हम सब अच्छी मिट्टी और अच्छे पानी पर निर्भर हैं और इन दोनों के मेल से किसान और संबंधित देश खुशहाल होते हैं। हमने सिंधु नदी तंत्र के पानी को सर्वोच्चतम ढंग से इस्तेमाल करने की कोशिश की है। महोदय, इसके बाद इसकी क्षमता इस प्रकार बढ़ाने का प्रस्ताव है कि लगभग 1970 तक नहर 18,500 क्यूसेक पानी ले सके। इस पूरी अवधि में हम राजस्थान नहर को दिए जाने वाले पानी की मात्रा क्रमशः बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ अंशों तक यह व्यास योजना नामक दूसरी योजना पर भी निर्भर होगा। यद्यपि इस अवधि में राजस्थान नहर को बढ़ा हुआ पानी मिलता रहेगा, लेकिन पूरी मात्रा में पानी ब्यास योजना पूरी होने पर ही मिलेगा, क्योंकि
हम पाकिस्तान की काफ़ी सहायता कर रहे हैं। अतः विश्व बैंक ने ब्यास बांध के निर्माण में हमारी सहायता करने का वचन दिया है। संधि में एक स्थायी सिंधु आयोग की व्यवस्था है, जिसमें भारत और पाकिस्तान के आयुक्त होंगे। संधि संबंधी सब मामलों के प्रति प्रत्येक आयुक्त अपनी सरकार का प्रतिनिधि होगा और संधि के कार्यान्वयन से संबंधित सब मामलों में नियमित संपर्क सूत्र का काम करेगा। स्थायी संधि सिंधु आयोग द्वारा दोनों पक्षों के मतभेदों को दूर करने के लिए प्राथमिक कार्रवाई करेगा। संधि में एक निष्पक्ष विशेषज्ञ की भी व्यवस्था है, जिसके समक्ष तकनीकी मतभेद संबंधी समाधान के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे। संधि की व्याख्या संबंधी मुख्य विवादों का निपटारा करने के लिए एक मध्यस्थ न्यायालय की व्यवस्था की गई है। मोटे तौर पर यही स्थिति है। महोदय, जब देश स्वतंत्र हुआ तो उस समय देश में अनाज की कमी थी तथा हमें अपने देशवासियों का पेट भरने के लिए गेहूं का आयात भी करना पड़ा था। खाद्यान्नों की इस कमी को दूर करने के लिए देश में हरित क्रांति लाई गई। फलस्वरूप भारत खाद्यान्न उत्पादन में न केवल आत्मनिर्भर हो गया, बल्कि अब विभिन्न कृषि उपजों को निर्यात करने की स्थिति में भी है। सभी गूगल मीट पे लाइव आ जाइए और जो पढ़ना चाहते हैं पढ़िएगा।